नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी की। राहुल गांधी को हम सभी जानते हैं, कई लोग उनको पप्पू बताते हैं तो कई उनको काबिल और युवा नेता। हम आज राहुल गांधी के जीवन को गौर से देखेंगे और जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी को लोग इतना हेट क्यों करते हैं। साथ ही कुछ ऐसे मामलों में भी बात करेंगे जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे, जैसे उन पे गैंग रेप का भी आरोप लगा था। 2011 में उनको एक मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया और 2 साल की जेल भी सुनाई। सवाल कहीं है और चेहरा एक ही, राहुल गांधी। पूरी फैमिली कई दशकों से पॉलिटिक्स में होने के बाद भी राहुल गांधी को अभी तक फ्लॉप नेता क्यों माना जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो इज राहुल गांधी फ्लॉप और हिट एज अ पॉलिटिशियन में। राहुल गांधी का जन्म 1970 में दिल्ली में हुआ था। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में करी और उसके बाद वो दून स्कूल चले गए। लेकिन जब उनके पिता की हत्या हुई तो उनको घर पर ही पढ़ाई करनी पड़ी थी। उसके बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से 1994 में ग्रेजुएशन पूरी करते हैं और 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल करते हैं। राहुल गांधी के एमफिल डिग्री होने पर भी सवाल उठाए गए जब एक रैली में उनकी बहन प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके भाई के पास एमफिल डिग्री है इकोनॉमिक्स में। राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली थी। लेकिन असल में राहुल गांधी के पास एमफिल डिग्री तो है, लेकिन वो डेवलपमेंट स्टडीज में है। इसके बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि गांधी के परिवार के पास कुछ ऐसा है जो नकली नहीं है और राहुल गांधी के कैम्ब्रिज जाने पर भी सवाल उठा दिए। ग्रेजुएशन करने के बाद राहुल गांधी ने माइकल पोर्टर की कंपनी मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में काम करा। इस दौरान उनके कलीग्स नहीं जानते थे कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी पहचान को रॉल्स विंसी से बदल दिया था। यहाँ तक कि हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में भी उनको इसी नाम से जाना जाता था। इस पर आलोचकों का कहना है कि राहुल गांधी अपने भारतीय होने पर शर्मिंदा हैं और इसीलिए अपना नाम बदलते हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि यह कदम उन्होंने अपनी सुरक्षा की वजह से उठाया था। अब 2002 के अंत में उन्होंने मुंबई स्थित बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में काम किया था। मार्च 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में प्रवेश की घोषणा की कि वह लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश से अपने पिता के पूर्व निर्वाचित क्षेत्र अमेठी से 14वां आम चुनाव लड़ेंगे, जो भारत की संसद का निचला सदन है, और इस चुनाव में अच्छी बहुमत से जीत भी हासिल की और पूरे देश में अपने आने का ऐलान किया। सितंबर 2007 में राहुल गांधी को भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कांग्रेस पार्टी का ही एक सेगमेंट है जो युवा पीढ़ी और भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्र सदन को रिप्रेजेंट करता है। भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्र सदन के महासचिव के रूप में राहुल गांधी ने एक खास भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में IYC और NSUI 2 लाख से 2.5 मिलियन का इफाजा दिखाई दिया। राहुल गांधी की देखरेख में इंडियन यूथ कांग्रेस का रिकंस्ट्रक्ट करा गया और उसे लोकतांत्रिक और इंक्लूसिव बनाने के लिए। नवंबर 2008 में राहुल गांधी ने नई दिल्ली अपने आवास में 40 लोगों को हायर करने के लिए इंटरव्यू रखा, जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस का थिंक टैंक बनेंगे। जिन लोगों को थिंक टैंक नहीं पता है उन्हें बता दे, थिंक टैंक मतलब कुछ एक्सपर्ट का समूह जो पार्टी को एडवाइस, सजेशन और आइडियाज देते हैं किसी खास सोशल मुद्दे पर। फिर 2009 में राहुल गांधी वेस्ट बंगाल दौरे पर जाने से इंडियन यूथ कांग्रेस के स्टेट यूनिट में 1 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं, जो कि राहुल इफेक्ट था। ऐसे ही इंडियन यूथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन 10 से 15 लोग ही जुड़ रहे थे, और जब राहुल गांधी वहां की यात्रा पर जाते हैं तो ये संख्या बढ़कर 150 से 200 हो जाती है। अब 2009 यूनाइटेड स्टेट डिप्लोमेटिक केबल लीग विकी लीग एक केबल लीग करती है तारीख 20 जुलाई 2009 कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह लंच ऑर्गेनाइज करते हैं उस समय के जनरल सिक्योरिटी ऑफ AICC राहुल गांधी के लिए, और उस लंच में एक और आदमी इन्वाइट होता है जो थे यूनाइटेड स्टेट एम्बेसडर टू इंडिया टिमोथी जे र्यूमर, और उनके बीच हुई बातचीत में राहुल गांधी कुछ ऐसा कह जाते हैं जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। वो कहते हैं कि मुस्लिम उग्रवादियों से ज्यादा हमारे देश को हिंदू चरमपंथियों से खतरा है। इसमें राहुल गांधी ने विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में मोर पोलराइजिंग करने वाले आंकड़े बताए। जिनको नहीं पता मोर पोलराइजिंग का अर्थ, उनको बता दे। मोर पोलराइजिंग का अर्थ है किसी खास राजनीतिक उद्देश्य के लिए किसी खास वर्ग के लोगों का एक हो जाना। इसके रिस्पॉन्स में बीजेपी ने राहुल गांधी की खूब निंदा करी और बीजेपी के स्पोक पर्सन रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी भाषा देश के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, जो देश के लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटती है।
अभी तक ये मामला शांत ही हुआ था कि 2013 मुजफ्फरनगर दंगे हुए और मध्य प्रदेश इलेक्शन रैली के दौरान राहुल गांधी क्लेम करते हैं कि किसी पुलिस अफसर ने उनको ये बताया है कि पाकिस्तानी ISI उन युवाओं की भर्ती कर रहे हैं जो इन दंगों से संतुष्ट नहीं हैं या इन दंगों में अपना बदला नहीं ले पाए हैं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूपी सरकार, यूनियन होम मिनिस्ट्री, रॉ और IB इस स्टेटमेंट को गलत ठहराती है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर अलग अलग पार्टी उन्हें घेरना शुरू करती है। BJP, SP, CPI और JD उनकी खूब आलोचना और निंदा करती हैं और उन्हीं की पार्टी के मेंबर जयराम रमेश राहुल गांधी को मुस्लिम कम्युनिटी से माफी मांगने के लिए कहते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस करने के लिए उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका जवाब पाने के लिए ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको नोटिस भेजती है, जिसके जवाब पर राहुल गांधी कहते हैं कि उनका किसी संप्रदाय की भावनाओं से अपना फायदा करना नहीं बल्कि वो विभाजनकारी राजनीति का जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी पे एक और आरोप लगा जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। 3 दिसंबर 2006 को राहुल गांधी ने 4 विदेशी सहित 7 अन्य लोगों के साथ अमेठी का दौरा किया था और उस दौरान कुछ ऐसा होता है जिस पे आज तक सवाल उठाए जाते हैं। दरअसल रात 9 बजे जब राहुल गांधी अपने दोस्तों के साथ VIP गेस्ट हाउस में पार्टी कर रहे थे तो उनके पास एक बिन बुलाई मेहमान 24 साल की सुकन्या देवी पहुंचती है। सुकन्या देवी कांग्रेसी कार्यक्षेत्र बलराम सिंह की बेटी थी। किशोर समरीते पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के सदस्य के अकॉर्डिंग राहुल गांधी और उनके दोस्तों ने सुकन्या देवी को शराब पीने के लिए मजबूर किया और उस रात उनके साथ गैंगरेप किया। यह खबर तब सार्वजनिक हुई जब सुकन्या देवी और उनकी मां पुलिस मुख्यालय में राहुल गांधी और उनके दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गई, लेकिन इंस्पेक्टर ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और उन्हें चुप रहने और तुरंत वहां से चले जाने को कहा। बाद में कोर्ट ने इस आरोप को झूठा बताया और राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए किया गया केस बताया और याचिकाकर्ता और पूर्व विधायक को श्री राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए उन्हें 5 लाख रुपए का हर्जाना भरने का आदेश दिया। नेशनल हेराल्ड केस 1938 में जवाहरलाल नेहरू और कुछ फ्रीडम फाइटर मिल करके नेशनल हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर शुरू करते हैं जिसको मैनेज एजेल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड करती थी। 2008 में इसे बंद करना पड़ा क्योंकि ये कांग्रेस से लिया 90 करोड़ का लोन वापस देने में असमर्थ थी। अब 2010 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक नई नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शुरू करते हैं और एग्रीमेंट बनाते हैं कि अब नेशनल हेराल्ड को जो लोन कांग्रेस पार्टी को देना था वो अब यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को देना होगा या फिर नेशनल हेराल्ड को अपने सारे एसेट्स देने होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है कि नेशनल हेराल्ड के पास एसेट्स के रूप में गवर्नमेंट की बहुत सारी जमीन थी जो गवर्नमेंट ने तब दी थी जब गवर्नमेंट इस न्यूज़पेपर को देश में फैलाना चाहती थी। अब सीधे तौर पर कहें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हेराल्ड की उस जमीन को हत्या रहे थे जो गवर्नमेंट ने हेराल्ड को दी थी। अब इस सब मामले को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी 2012 में कोर्ट में लाते हैं और गांधी परिवार पर केस ठोक देते हैं। बाद में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी को भी जवाब देना पड़ा था इस मामले को लेकर। मोदी सरनेम डिफेमेशन केस 23 मार्च 2023 को सूरत जिले अदालत ने राहुल गांधी को उनकी टिप्पणी मोदी उपनाम टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाई। अप्रैल 2019 में सांसदीय चुनाव के बीच भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने भी श्री राहुल गांधी के खिलाफ मामला दायर किया जिसमें आरोप लगाया कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में एक चुनावी रैली में श्री राहुल गांधी ने यह कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया कि सभी चोरों का सामान्य सरनेम मोदी कैसे है। बाद में अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने भी श्री राहुल गांधी के मोदी उपनाम को लेकर पटना के मुख्यालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसके बाद राहुल गांधी को 12 अप्रैल 2023 को पेश होने के लिए बुलाया। 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने अपने केस के खिलाफ अपील दायर की, जिसके बाद सूरत कोर्ट ने उनको जमानत देते हुए कहा कि उनकी सजा की अपील का निपटारा होने तक निलंबित की जाती है। अपील के साथ 2 आवेदन थे। पहली सजा के निलंबित के लिए था जबकि दूसरा आवेदन दोषी सिद्ध के निलंबित के लिए था।
20 अप्रैल उनकी सजा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी गई। वहीं 2 मई 2023 को गुजरात उच्च न्यायालय ने मामले में उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। श्री राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका पर आदेश सुनाए जाने तक दोषी सिद्ध पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। बाद में वकील प्रदीप मोदी द्वारा रांची में मानहानि का मामला दायर किया गया और 4 अप्रैल 2023 को झारखंड उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक उच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर फैसला नहीं कर लेता तब तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। नेता व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग कर रहे हैं। 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस हेमंत प्रचक की अदालत ने फैसला सुनाया। 15 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी अपनी दोष सिद्धि को रद्द करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चले गए और 4 अगस्त 2023 को शीर्ष अदालत ने मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी, जिसके वायनाड ने लोकसभा सांसद के रूप में उनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इस तरह कभी विपक्ष की चालों ने तो कभी राहुल गांधी की खुद की गलतियों ने उनको एक फ्लॉप बना के रख दिया है। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि सोशल मीडिया ने हमको इस तरह ट्रेन कर लिया है कि हम राहुल गांधी को पप्पू ही समझने को तैयार है, जबकि उनका कंपेयर पीएम मोदी से करें तो राहुल गांधी उनसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैमिली से आते हैं और पहले से उनके पास गांधी सरनेम है, फिर भी वो आज एक पप्पू के नज़रिए से ही देखे जाते हैं। राहुल गांधी को अब एक मजबूत विपक्ष बनना होगा, क्योंकि एक मजबूत सरकार तभी होती है जब सामने एक मजबूत विपक्ष बैठा होता है। राहुल गांधी अच्छे पॉलिटिशियन हैं और हर क्षेत्र, जाति और समुदाय से बड़े ही आसानी से जुड़ जाते हैं। उनको भारत का एक बड़ा तबका आज भी पसंद करता है और हो सकता है फ्यूचर में वो किसी और ऊंचाई पर हो। हम राहुल गांधी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की वीडियो। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।